तो आज हम पढ़ते हैं नरेंद्र दाभोलकर की बुक का एक प्रमुख पेरा, जिसके अंदर लिखा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व क्या है? तो इसमें लिखा है कि किसी भी घटना की पृष्ठभूमि में संबंधितकारी कारण को जान लेना अथवा दो भिन्न भिन्न घटनाओं के बीच में पूरक संबंधों को जान लेना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ऐसी सरल और सीधी परिभाषा कर सकते हैं। खेद इस बात का है कि ऐसी सरल व्याख्या को मानने वाला आज के विज्ञान युग का भारत बिल्कुल अवैज्ञानिक नजर आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझने के लिए स्वयं वैज्ञानिक होना अथवा किसी भी विज्ञान संकाय की उपाधि लेना जरूरी नहीं है। हमारे आसपास की भौतिक सृष्टि अपने स्वाभाविक नियमों के अनुसार आचरण करती है और इन नियमों का स्वरूप जानने की जिज्ञासा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित कर सकती है। यूरोप में जागृति की हवा चलती रही और उससे अंधविश्वास की धूल जमीन से चिपक गई। लोगों के दिमाग से उतरकर उस अंधविश्वास की जो धूल लोगों के दिमाग में चिपकी हुई थी वो जमीन से चिपक गई अब, और सर्वसामान्य जनता की बौद्धिक व्यवहार में अधिकाधिक रूप से चमकने लगे। भारत में अंग्रेजी सत्ता के आगमन से यूरोप की वैचारिक जागृति को समझने का हमें मौका मिला। देश की आज़ादी के पश्चात शिक्षा प्रसार का उद्देश्य वैज्ञानिक मानसिकता का निर्माण रहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्वीकारना भारतीय नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य बन गया। बिल्कुल, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर है। भारत के अपने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर लिखा गया है कि हमें अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना है। आगे लिखा है कि परंतु बाद में वास्तविकता कुछ और ही नजर आने लगी। व्यक्तिगत और सामाजिक और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाने लगा। दूसरी ओर उसके वैज्ञानिक सूत्रों को नकारात्मक दृष्टि से देखते हुए अंधानुकरण करने वाला व्यवहार शुरू हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात पिछले 6 दशकों में विज्ञान के विरुद्ध ये समझाने की साजिश रची जा रही है कि अति प्राचीन परंपरा शाश्वत सुखों के लिए बेहद फायदेमंद है और पाश्चात्य मूल्यों से मनुष्य का अंतिम सुख नहीं साधा जा सकता। विज्ञान की जगह अध्यात्म ही मनुष्य के सुखों का आधार है, जैसी दलीलें दी जा रही है। लेकिन ऐसे अध्यात्म का अर्थ विकसित मानवतावाद से नहीं जोड़ा जा सकता। वह अंधविश्वास, तर्क और धर्मांधता का एक संभाव्य मार्ग जरूर हो सकता है। बुद्ध कथाओं को याद रखना हमें आज जरूरी नहीं लगता। एक प्रसिद्ध जातक कथा में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक ऐसी कुंजी है जिसके प्रयोग से वह नरक का दरवाजा भी खोल सकता है। विज्ञान ऐसी ही कुंजी है जिसके प्रयोग से हम नरक में जाते हैं, जो उस कुंजी को दोष नहीं दे सकता था। यदि दोष देना है तो उस व्यक्ति की मर्यादा को देना पड़ेगा। मनुष्य का जीवन भौतिक सुखों से भर देना विज्ञान का मुख्य उद्देश्य नहीं है। मनुष्य को अचेतन सृष्टि के गुण विशेषों का परिचय करा देना, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाना, उसका व्यक्तित्व निर्भय बनाना और समग्र रूप से जीवन की ओर देखने का उसका दृष्टिकोण विस्तृत बनाना, ताकि वह अपने जीवन का बौद्धिक भावात्मक स्तर ऊंचा बनाए। यही विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। मनुष्य जीवन के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य की उन्नति के लिए यह उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे प्राप्त सृष्टि का हम हर क्षण अनुभव करते हैं, लेकिन इसी मोड़ पर अधिकांश लोग दोहरा बर्ताव करते नजर आते हैं। मनुष्य जीवन के अंतिम सत्य का शोध कर लेने वाले लोगों को समाज संत महात्मा बना देता है, लेकिन दूसरी ओर महात्मा के जरिए ज्ञान की उपासना करने का सम्मान करने वाली हमारी संस्कृति ये बात क्यों नहीं मानती कि जड़ पदार्थों के गुण विशेषों को समझ लेना भी विज्ञान की ही उपासना है। यह एक पेचीदा प्रश्न है। विद्युत शक्ति पर बुनियादी अनुसंधान कर अनेक उपयुक्त संसाधनों को संसार को भेंट करने वाला एडिसन, मनुष्य के खून को विशिष्ट समूहों में वर्गीकृत करने वाला वैज्ञानिक और मोबाइल फोन के अनुसंधान के द्वारा संपूर्ण विश्व को नीड बनाने वाला वैज्ञानिक की ज्ञान साधना को आराधना नहीं समझा जाता। वो भी तो साधना ही है।
अणुशक्ति पर बुनियादी अनुसंधान करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फाइनमैन की यह वेदना थी कि उसके अनुसार फूल पौधे, नदी, सागर, पर्वत, ईश्वर तथा ममता तक सभी विषयों पर मनुष्य ने काव्य लिखे हैं, लेकिन विश्व की रचना में जो अद्भुत सत्य है उस पर एक भी काव्य या गीत किसी ने नहीं लिखा। यह हमारी त्रासदी है। फाइनमैन के अनुसार किसी भी ललित कृति की अपेक्षा विज्ञान का अध्ययन जिज्ञासा को अधिक जागृत करने वाला होता है। स्वयं प्रकृति ही इतनी अजीबोगरीब है जिसके अध्ययन से मनुष्य की जिज्ञासा की भूख अपने आप ही पूर्ण हो सकती है। उसे भविष्य, चमत्कार, जादू टोना की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें दोबारा पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि स्वयं प्रकृति ही इतनी अजीबोगरीब है कि जिसके अध्ययन से मनुष्य की जिज्ञासा की भूख अपने आप ही पूर्ण हो सकती है। उसे भविष्य, चमत्कार, जादू टोना की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान अर्जन का एक महत्वपूर्ण लाभ सत्ता प्राप्ति है, लेकिन प्रत्येक ज्ञान को भौतिक उपलब्धियों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। प्रत्येक क्षेत्र के ज्ञान को प्राप्त करना भी प्रत्येक मनुष्य के लिए संभव नहीं होता है। उसके लिए आवश्यक दृष्टि का होना जरूरी है। ज्ञान के साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी संवर्धित किया जाए तो व्यक्तिगत जीवन की घटनाएं और अपने आसपास की सृष्टि को एक दूसरे से पृथक करना संभव होगा। अगर दैनिक जीवन के व्यक्तिगत और सामाजिक घटनाओं के तर्कसंगत कारणों की चर्चा की जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के निरर्थक भय और मानसिक संत्रास से मुक्ति संभव है। इसे गलत कार्य कारण का पता लगाकर उसके लिए संत्रास और प्रपीड़न को प्रेरित करने वाली विपरीत दिशा में ले जाने वाली यात्रा रुक जाएगी। वर्तमान समाज के दूषित वातावरण की सर्वत्र जोर शोर से चर्चा होती है। राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आतंकवाद से पीड़ित जीवन पर चिंता व्यक्त की जाती है, लेकिन मानसिक तौर पर आतंकित होना उससे भी गंभीर चिंता का विषय है। अन्य बाहरी आतंक की अपेक्षा व्यक्तिगत आंतरिक आतंक स्वयं प्रेरित होता है। व्यक्ति उसमें ही जीना पसंद करने लगता है और सामान्य घटनाओं के बुनियादी कारणों को ढूंढने की उपेक्षा करना अंधविश्वास और विचार शून्यता और ईश्वर की कोप के भय को निर्माण करता है। भय मुक्त जीवन जीने के लिए तर्कसंगत वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्वीकार जरूरी बन जाता है। तो ये था वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में नरेंद्र दाभोलकर के द्वारा रचित अध्याय।